Good morning everyone. We are back with our unit third continuation. Last time हमने मैग्नेटिक स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल को डिस्कस किया था. ठीक है, आज भी हम डिफरेंट एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, नेम्ड एज टू बी बाउंड्री कंडीशंस एट द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया. ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से है ये, और ये बहुत इजी भी हैं. जो अभी तक आपने इस यूनिट में किया है, मैक्सवेल इक्वेशंस जैसे थोड़ा इजी थे, तो उसके बाद जो थोड़ा इजी आर्टिकल है वो वही बाउंड्री कंडीशंस में है. तो वैसे तो हमारे पास 4 बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, एक ई के लिए, एक एच के लिए, एक डी के लिए और एक बी के लिए. क्योंकि हमारी जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो इन्हीं चारों में से होती हैं. या तो ई के लिए मिलेगी डेल क्रॉस ई, या एच में मिलेगी, या डी में, या बी में. ठीक है, तो चारों जो भी हमारे पास नोटेशंस थे उन सभी के लिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं. ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस होती क्या है पहले तो ये देख लेते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस वो कंडीशंस हैं विच द टाइम आर द कंडीशंस विच आर द टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेटिस्फाई द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम. यानी अगर हम किन्हीं भी एक के लिए इन चारों में से ई, एच, डी और बी में से किसी एक के लिए भी बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो टाइम के साथ दूसरे मीडियम के अंदर भी कंटिन्यूस मैनर में अगर रहे तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं. कहने का मतलब ये कि अगर हमने कोई बाउंड्री लगा दी, सपोज करो ये बाउंड्री लगा दी, हम यहाँ से और यहाँ पर जाना चाहते हैं, तो जो वैल्यू यहाँ पर है उसकी इस मीडियम के अंदर है, इस बाउंड्री से इधर है, वही दूसरी जगह पर अगर है वो इक्वल हो जाए तो हम ये कहते हैं कि वो बाउंड्री कंडीशंस जो है सेटिस्फाई हो गई हैं. ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशंस आर द कंडीशन फॉर विच द टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ई, एच, डी और बी सेटिस्फाई हो जाए एट द इंटरफेस. इंटरफेस का मतलब यहाँ भी और यहाँ भी, बिटवीन टू मीडियम, दो मीडियम में. एक मीडियम यहाँ पर है 1 और दूसरा मीडियम यहाँ पर है 2. ठीक है, तो चारों के लिए हमने डिस्कस करना है. तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं दो एक जैसी होती हैं, तो हम यहाँ ई और एच के लिए डिस्क्राइब करेंगे पहले उसको. दोनों सेम है, बिल्कुल सेम तरीके से चलेंगी, सिर्फ लास्ट में 1 या 2 लाइन चेंज हो जाएंगी. ऐसे ही बी और डी के लिए होने वाली है. तो मैं अभी आज जो है वो ई और एच के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली बाउंड्री कंडीशंस ई के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको. बाउंड्री कंडीशन फॉर ई में हमने क्या करा कि बाउंड्री कंडीशन ई निकालने के लिए हम सबसे पहले मैक्सवेल की वो इक्वेशन लिख लेते हैं जिसके अंदर ई आता है, और हमने उस मैक्सवेल इक्वेशन को लिखा फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेल क्रॉस ई दिस इज इक्वल टू माइनस करली बी बाई टी. ये ध्यान रखना है आपको, मैक्सवेल की चारों इक्वेशन बिल्कुल टिप्स पर याद होनी चाहिए. उनको चाहे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो, चाहे उनको इंटीग्रल फॉर्म में लिखो, एकदम से माइंड के अंदर सेट हो जानी चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने लिख दी डेल क्रॉस ई माइनस करली बी बाई टी. ठीक है, फिर हमने क्या करा, एक लूप बना दिया, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, और एरो डायरेक्शन भी लगा दी, पी से क्यू के लिए, क्यू से आर के लिए, आर से एस और एस से पी के लिए. फिर इस सारे लूप को हमने एक लाइन ड्रॉ करके 2 मीडियम्स में डिवाइड कर दिया है. एक तो मीडियम यहाँ 1 और एक मीडियम 2. यानी इस लाइन से लेफ्ट में एक मीडियम है, इस लाइन से राइट में एक मीडियम है. ठीक है, और इसकी जो लेंथ है ये वाली लेंथ है, पी से एस लगा लो या क्यू से आर, इसको हमने क्या मान लिया है, डेल्टा एल मान लिया है. ठीक है, तो लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया. टू मीडियम में हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक मीडियम ये सारा का सारा, दूसरा मीडियम ये सारा का सारा, यानी इस लाइन से इधर और इधर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर द सरफेस, क्योंकि एक लूप है और इसका पूरा सरफेस है कुछ ना कुछ. तो हमने इस मैक्सवेल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया दोनों ही तरफ विद द सरफेस एस. तो सरफेस एस से हमने इसको इंटीग्रेट करा, दोनों तरफ यहाँ भी एस लगा दिया, डबल इंटीग्रेशन डी एस, यहाँ भी डबल इंटीग्रेशन डी एस लगा दिया है. ठीक है, अब ध्यान से देखना है
क्योंकि अब हम P से Q लाइन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, P से Q लाइन, और फिर Q से R भी लाइन जाएंगे, R से S के लिए भी लाइन की तरफ मूव करेंगे, और S से P भी लाइन है, तो लाइन इंटीग्रल होना चाहिए था हमारे पास, लेकिन हमने किसका किया है, सरफेस का इंटीग्रल किया है। लेकिन हम चेंज कर सकते हैं, किसको चेंज कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल को सरफेस में चेंज कर सकते हैं, एंड यूजिंग स्टोक्स थ्योरम यू कैन डू दिस। तो हम स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं। तो लाइन इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, E डॉट डी एल, किसके लिए, P से Q, Q से R, R से S, S से P, यानी P Q R S क्लोज लूप के लिए। दिस इज इक्वल टू वट, स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी हम लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं उसका डेल क्रॉस हो जाता है, यानी कि कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, डेल क्रॉस E ds फॉर द सरफेस S, ठीक है। तो हमने इसका लाइन इंटीग्रल लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यूज सेम है, यानी डेल क्रॉस E ds, डेल क्रॉस E ds, तो इन दोनों को भी इक्वेट कर देते हैं। तो यूजिंग 2 and 3 वी हैव E डॉट डी एल पी क्यू आर एस के लिए, दिस इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल S करली B बाई करली T इंटू में ds। कोई ऐसी हमने नई चीज़ इसमें नहीं लिखी, सिर्फ समझने की चीज़ थी कि एक लूप लिया, ठीक है, उसका सरफेस इंटीग्रल कर दिया इक्वेशन का, फिर उसको लाइन इंटीग्रल में हमने चेंज कर दिया। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। अब ये जो E डॉट डी एल है, अब हम हर एक लाइन के लिए अलग अलग लिख रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखना, मैंने अपोजिट लाइंस में E1 और 1 और 2 का नाम दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे नहीं दिया, मर्जी आपकी चॉइस है, दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उसको मैंने कन्वीनियंट बनाने के लिए, एक सिमेट्री बनाने के लिए 1 को 2 के सामने दे दिया और 3 को 4 के सामने नाम दे दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लूप था पी क्यू आर एस के लिए E डॉट डी एल, ये हम पूरे लूप के लिए अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो P से Q हम जाएंगे तो E1 है, Q से R जाएंगे तो E3 है, R से S जाएंगे तो E2 है, ये ध्यान रखना है, और S से P जाएंगे तो E4 है। तो मैंने यहाँ पर उन्हीं को उसी तरीके से लिख दिया है, ये देखिए E1 DL फॉर PQ। अब मैंने सामने वाले को पहले लिख दिया है, E2 DL फॉर RS, E3 DL फॉर QR एंड E4 DL फॉर SP। सबके लिए मैंने अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। चलना तो चाहिए था मुझे P से Q, Q से R, फिर R से S, S से P, लेकिन मैंने सिमेट्री बनाने के लिए E1, E2, E3 और E4, ठीक है। तो जो आया उसके हिसाब से मैंने लिख दिया, आगे पीछे लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं है इसमें वैसे। दिस इज इक्वल टू माइनस करली B बाई T ds एज इट इज हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि डेल्टा L जो हमारी लेंथ थी उसको हम कितना बना रहे हैं, 0, ठीक है, सो दैट वी आर मेड टू श्रिंक द लूप, ताकि हम उस लूप को श्रिंक कर सकें। और जब लूप श्रिंक हो रहा है, लूप को श्रिंक होने का मतलब ये है कि हमने इस लेंथ को रिड्यूस कर दिया, और कितना कर दिया, 0 कर दिया है। जब हम इस लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं तो अब इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, कौन सी लाइन का, PS लाइन का, और PS पर क्या है, E4, तो E4 का कंट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही E3 का कंट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वी हैव टू मेड दिस लूप टू बी श्रिंक। और जब हम इसको श्रिंक करेंगे तो QR का भी कितना हो जाएगा, 0 कंट्रीब्यूशन, यानी E3 और E4 का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 0, क्योंकि वी आर मेकिंग डेल्टा L टेंड्स टू 0। जब हम ऐसा कर रहे हैं, E3 और E4 खत्म हो गए, लेकिन ये दोनों एज इट इज रहेंगे, इसीलिए मैंने अपोजिट में लिखा था इसको, 1 और 2 को, ठीक है। अब यहां पर एज वी आर मेड टू श्रिंक so that delta L tends to 0, then 0 contribution of QR and SP। QR का मतलब था E3 और E4, इनका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब इनका कंट्रीब्यूशन 0 तो ये भी 0 और ये भी क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। अब इस इक्वेशन में ये दोनों बच गए, हमने इसको ऐसे लिख दिया, E1 DL PQ के लिए, E2 DL RS के लिए, दिस इज इक्वल टू दिस माइनस करली B बाई T इंटू DS, ठीक है। अगर हम करली B बाई T को, करली B बाई T वेक्टर का सिंबल जिस पर भी है ध्यान से लगाए रखना सब, करली B बाई T को फाइनाइट
मान रहे हैं सब जगह पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो जीरो नहीं होनी क्योंकि ये फाइनाइट है एवरीवेयर। लेकिन जब हमने लूप को लेंथ को जीरो बनाया तो उसका एरिया यानी कि ds कितना हो गया, जीरो। तो इस सारे को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, बिकॉज इफ करली बी बाय करली टी इज फाइनाइट एवरीवेयर। जब ये फाइनाइट है सब जगह पर तो हम करली बी बाय टी को ds यानी एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज s इज टेंड टू जीरो। क्यों? क्योंकि लेंथ जीरो हो गई तो एरिया भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ds को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। और जब हम इसको जीरो बना देंगे तो E1 dl PQ के लिए, E2 dl RS के लिए, दिस इज इक्वल टू जीरो। E1 को बाहर ले लिया, E2 को भी बाहर ले लिया, dl का इंटीग्रेशन PQ के लिए, dl का इंटीग्रेशन RS के लिए कर दिया। और dl स्मॉल लेंथ है तो स्मॉल लेंथ का इंटीग्रेशन PQ के लिए करेंगे तो टोटल लेंथ क्या आएगी, PQ। ऐसे ही dl का इंटीग्रेशन RS के लिए करेंगे तो उसकी टोटल लेंथ क्या आएगी, RS आ जाएगी, ठीक है। और ये दोनों अपोजिट में थे तो PQ की वैल्यू RS के बराबर है, ठीक है। लेकिन हम जब लूप में मूव करते हैं P से Q, Q से R और R से S और फिर P, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो PQ लेंथ में RS के बराबर है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। अभी वहां पर वेक्टर लगा हुआ है इसीलिए यहां पर क्या हो गया, माइनस। तो इस RS को हटाया और उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस PQ, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब ये जीरो के बराबर है, PQ दोनों में से कॉमन ले लिया, E1 माइनस E2 दिस इज इक्वल टू जीरो। PQ इसके नीचे चला गया तो E1 माइनस E2 कितना आ गया, जीरो आ गया। और E1 माइनस E2 को हम इक्वेट कर देते हैं और इसको वेक्टर हटा दिया, इसका भी वेक्टर हटा दिया, तो इसको मैंने लिख दिया E1t और इसको लिख दिया E2t वेक्टर हटाने के बाद। एंड दीज आर नोन एज टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इस लूप के लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे हैं, P से Q, Q से R, R से S, S से P, ठीक है। तो एक मीडियम यहां पर था, दूसरा मीडियम यहां पर है, तो एक लूप से दूसरे लूप में जाते हुए E1 और E2, E1 एक मीडियम में है, E2 दूसरे मीडियम में है, दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। यानी E1t का मतलब है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड E, E2 का मतलब है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड E, और दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 1 एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 2 आर सेम और इक्वल। और जब एक मीडियम के टेंजेंशियल कंपोनेंट दूसरे मीडियम के टेंजेंशियल कंपोनेंट के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए क्या है, कंटिन्यूअस है। और वी कैन से दीज आर इक्वल फॉर टू डिफरेंट मीडियम। तो इक्वल आ गई हमारे पास इंटरफेस, यानी बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब सेम बाउंड्री कंडीशंस हमने किसके लिए निकालनी